हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को समास के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग समास से जो रिलेटेड बनता है क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में, उसे आप लोग कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में मैं इस समास से बनने वाला जो ट्रिक होता है वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा। जो ट्रिक से आप लोग कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे समास का क्वेश्चन, ये भी मैं लास्ट में बताऊंगा। तो फिलहाल चलिए शुरू करते हैं, हम लोग बनते हैं समास की ओर। तो देखिए समास, तो मैंने इससे पहले बताया था संधि। तो संधि भी मतलब समास के रिलेटेड ही होता है। संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं, और समास में क्या होता है तो दो पद मिलते हैं। पद का मतलब हो गया शब्द। तो समास किसे कहेंगे, तो पहला क्वेश्चन ये याद रखिएगा, जो दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। जब ये दो या दो से अधिक पद मिलेगा तो उसी पद से मिलने वाला जो नया पद होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समास बोलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ है राज और यहाँ है पुरुष। इस दोनों का अगर मिला देंगे तो क्या बनेगा, राजपुरुष। तो यहाँ राजपुरुष क्या हो जाएगा, तो एक समास हो जाएगा। सेम उसके बाद है जैसे रसोई घर। तो रसोई घर में कौन सा दो शब्द मिला है, तो एक मिला है रसोई और दूसरा मिला है घर। मतलब रसोई के लिए जो घर होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं रसोई घर। तो यहाँ रसोई घर क्या हो गया, समास। जैसे होता था संधि में क्या होता है, दो वर्ण आपस में मिलता था। दो वर्ण आपस में मिलने का मतलब क्या हो जाता था, तो वहाँ जैसे होता था विद्या प्लस आलय, तो ये क्या हो जाता था, विद्यालय। तो यहाँ दो वर्ण आपस में मिलता था तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, संधि। और समास में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है। जैसे राज और पुरुष दो अलग अलग पद हैं, इस दोनों को मिलाइएगा तो राजपुरुष, ये एक हो जाएगा समास। उसके बाद रसोई के लिए जो घर होता है, तो यहाँ रसोई अलग शब्द हो गया, घर अलग शब्द हो गया, दोनों के मिलने से क्या होता है, रसोई घर। तो यहाँ रसोई घर क्या हो गया, एक समास हो जाएगा। जैसे हथकरघा होता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या हो जाएगा, समास। तो उम्मीद है आप लोग समास के बारे में जान गए होंगे। उसके बाद चलते हैं हम लोग समास के प्रकार की ओर। तो देखिए समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अगर पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चन आपसे समास से पूछेगा तो बस यही पूछ लेगा जो समास के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। उसका नाम याद रख लीजिएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास और बहुव्रीहि समास। ऐसे याद रखिएगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययीभाव और बहुव्रीहि। तो इस प्रकार से आप 6 का नाम याद रख सकते हैं। जब 6 का नाम याद रह जाएगा तो उसके बाद इसका परिभाषा भी आप लोग उसके नाम से ही स्पष्ट कर लीजिएगा, ये मैं आगे बताता हूँ। उसके बाद लास्ट में जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगर ट्रिक देख लेते हैं तो आपको परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं पहला जो समास है, तत्पुरुष समास, इसके बारे में। तो देखिए तत्पुरुष समास किसे कहेंगे या तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानेंगे, तो इसमें याद रखिएगा जो इस समास में दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। यह कारक चिन्ह से जुड़ा समास होता है। इसमें कारक चिन्ह क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो देखिए दूसरा पद प्रधान होता है, तो ये परिभाषा वाली बात हो गया। तो इसे आप लोग दिमाग में नहीं भी याद रखिए तो कोई बात नहीं। मेन बात यह याद रखना है तत्पुरुष समास में जो यह कारक से जुड़ा समास रहता है। कारक आप लोग जानते होंगे, इससे पहले मैंने बताया है कारक वाले वीडियो। अगर कारक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उससे भी 1 से 2 नंबर फिक्स रहता है। तो कारक भी सिंपल है, मात्र 5-7 मिनट का वीडियो होगा, उससे आप लोग कारक हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो तत्पुरुष समास में मेन बात क्या याद रखना है, जो यह कारक से जुड़ा समास होता है उसी से आप लोग बना लीजिएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया है देशभक्ति। तो देशभक्ति का मतलब क्या हो गया, तो देश के लिए जो भक्ति होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, देशभक्ति। तो यहाँ के लिए क्या हो जाएगा, कारक चिन्ह होगा, और इस कारक चिन्ह का क्या होता है, लोप हो जाता है। लोप होना का मतलब वो हट जाता है। तो जैसे देश के लिए भक्ति, तो के लिए हट गया तो क्या हो जाएगा, देशभक्ति। उसके बाद है राजपुत्र। राजपुत्र में क्या हो गया, राजपुत्र का मतलब क्या होता है, तो राजा का पुत्र। तो यहाँ भी का क्या हो गया,
कारक है तो यहाँ कारक भी क्या होता है, हट जाता है। उसके बाद रसोई घर, रसोई घर का मतलब क्या होता है, तो जो रसोई के लिए घर हो, मतलब रसोई के लिए घर, तो क्या हो गया, रसोई घर। जना स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त का मतलब क्या होता है, स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ को भी क्या है, एक कारक है। तो उम्मीद है समझ गए होंगे। जो तत्पुरुष समास में मेन बात क्या याद रखना है, जो यह कारक से जुड़ा समास होता है। और कारक आप लोग भली भांति जानते होंगे, क्योंकि मैंने इससे पिछले वीडियो में कराया हुआ हूँ। जो कारक के 8 भेद होते हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग प्लेलिस्ट बना दिया हूँ मैं हिंदी व्याकरण का, वहाँ से जाकर आप लोग प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे तत्पुरुष समास में। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तत्पुरुष के बाद हमारा है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, देखिए कर्मधारय समास में मेन बात क्या याद रखना है, जो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये उत्तर पद भी बाद वाला होता है, तो बाद वाला पद प्रधान होता है, तो ये भी आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, तो इसे आप लोग मत याद रखिएगा। इसमें मेन ही बात याद रखना है, जो इस समास में विशेषण विशेष या उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं। अगर ये भी नहीं याद रहे तो बस इतना सा याद रख लीजिएगा, इसमें तुलनात्मक काम होता है। तुलनात्मक मतलब क्या, इसमें तुलना किया जाता है। तुलना करने का मतलब क्या होता है, जैसे चरण कमल, तो चरण कमल का मतलब क्या हो गया, जो कमल के समान जिसका चरण हो, मतलब जिसका पैर हो एकदम कमल के समान, तो उसे हम लोग बोलेंगे चरण कमल। तो यहाँ चरण कमल क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। उसके बाद है जैसे नील गगन, नील गगन मतलब क्या है, नीला है जो गगन, तो नीला है जो गगन, इसका मतलब क्या हो गया, नील गगन, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद है चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब क्या हो गया, चंद्र जैसा मुख, चंद्र मतलब चंद्रमा जैसा जिसका मुख हो उसे हम लोग बोलेंगे चंद्रमुख। तो यहाँ भी क्या होगा, तुलना हो रहा है, जिसका मुख कैसा हो, चंद्रमुख हो, मतलब चंद्रमा की तरह हो। तो याद रखिएगा, जब भी तुलना हो एक दूसरे का या विशेषण विशेष से हो तो उसे हम लोग क्या समझेंगे, कर्मधारय समास। तो उम्मीद है अब तक समझ गए होंगे। मेन कन्फ्यूजन होता है तत्पुरुष और कर्मधारय में ही, बाकी जो 4 समास बचा है उस 4 में आप 100% समझ जाइएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आगे, वैसे लास्ट में मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ इसका। उसके बाद हमारा है द्वंद्व समास, तो नाम से ही स्पष्ट है द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है दोनों, द्वंद्व का मतलब क्या होता है, दोनों। तो इस समास में क्या होता है, दोनों पद ही प्रधान होता है, मतलब दोनों का वैल्यू समान होता है, और ये दोनों पद क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, जो दोनों पद का प्रधानता समान होता है लेकिन दोनों पद क्या होता है, एक दूसरे का विलोम होता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो द्वंद्व समास। जैसे देखिए माता पिता, तो यहाँ क्या है, दोनों का समान मतलब वैल्यू है, मतलब दोनों की प्रधानता है, और दोनों क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। जैसे माता का उल्टा क्या होता है, पिता। आगे आप लोग पढ़िएगा विलोम शब्द, जिसे विपरीतार्थक शब्द भी बोला जाता है, तो उसमें पूछा जाएगा आपको, जो माता का विलोम क्या होगा, तो पिता। उसके बाद जैसे पाप पुण्य, भाई बहन, दाल रोटी, गुण दोष, नर नारी, राधा कृष्ण, ये सब क्या है, तो ये है द्वंद्व समास का उदाहरण। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। द्वंद्व समास किसे कहेंगे, तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और दोनों पद क्या हो, एक दूसरे के विलोम हो। विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। विलोम पूछे या विपरीतार्थक बोले तो दोनों का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो द्वंद्व समास में भी सेम वैसे ही है, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है लेकिन दोनों पद एक दूसरे के क्या होता है, विलोम, मतलब एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा। जैसे देखते होंगे यहाँ देखिए, माता का उल्टा पिता होता है, पाप का उल्टा पुण्य होता है, भाई का उल्टा बहन होता है, दाल का उल्टा रोटी होता है, गुण का उल्टा दोष होता है। तो यहाँ क्या है, सभी शब्द क्या है, एक दूसरे के विलोम है, इसीलिए यह सभी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, अगर नहीं रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। उसके बाद है द्विगु, तो द्वि मतलब क्या होता है, दो। तो दो क्या है, एक संख्या है, दो क्या है, एक संख्या है। तो द्विगु से याद रखना क्या है, जो इस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है। पूर्व पद का मतलब होता है जो पहले पद क्या होता है, संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब जिससे कुछ संख्या का बोध हो। संख्या का मतलब क्या हो गया, जैसे 1 2 3 यही सब ना संख्या है। तो मालूम है, याद रखिएगा, जो द्विगु समास में क्या होगा, इसका पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब जिससे कुछ संख्या का बोध हो
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संख्यावाचक, मतलब द्विगु समास। तो देखिए उदाहरण से देखिए, त्रिलोकी, त्रिलोकी मतलब क्या हो गया, त्रि का मतलब क्या होता है 3 और लोकी मतलब लोकों का स्वामी, तो यहाँ हो गया त्रिलोकी। तो त्रि का मतलब क्या होता है 3, तो 3 एक संख्या है, तो यह हो जाएगा द्विगु समास। उसके बाद है पंचवटी, तो पंच मतलब क्या होता है 5 और वट मतलब होता है रास्ता, तो 5 राहों का जहाँ समूह रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे पंचवटी। तो यहाँ पंच से होता है 5, तो 5 भी क्या है, एक संख्या है, तो यह संख्यावाचक हो जाएगा, मतलब द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद है दोपहर, दोपहर का मतलब होगा 2 पहाड़ों का समूह, तो जब 2 पहाड़ मिलते हैं आपस में तब होता है दोपहर, तो यहाँ भी 2 क्या है संख्यावाचक, तो ये भी क्या हो जाएगा द्विगु समास। उसके बाद है चौराहा, चौराहा का मतलब क्या होता है 4 राहों का समूह, क्या होता है 4 राहों का समूह, मतलब जहाँ 4 रास्ता का समूह होगा उसे हम लोग बोलेंगे चौराहा। तो चौराहा का यहाँ मतलब क्या होता है 4, तो 4 भी क्या है एक संख्या है, मतलब संख्यावाचक, और संख्यावाचक मतलब क्या हो गया द्विगु समास। उसके बाद छमाही मतलब 6 मतलब 6, तिमाही मतलब 3 मतलब 3, तो ये सब भी क्या है संख्यावाचक। तो समझ गए होंगे जिस शब्द का पहला पद क्या हो संख्यावाचक हो उसे हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। तो द्विगु समास में भी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा, अगर रहा होगा तो उसे भी आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये आप लोग कन्फर्म रहिए, मैं 100% कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। उसके बाद है अव्ययी भाव समास, तो नाम से ही स्पष्ट है अव्यय, अव्यय का मतलब क्या होता है, तो जिसमें पहला पद क्या हो अव्यय हो और इसका समस्त पद क्रिया विशेषण होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय का मतलब समझिए जैसे दिन में लगा दीजिएगा प्रति, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रतिदिन, जैसे उपसर्ग पढ़े होइएगा आप, तो याद रखिएगा इसमें अगर क्वेश्चन बनेगा भी तो इसी ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, मतलब इसी एग्जाम्पल से ही आ जाएगा। इसी टाइप से रहता ही है अव्ययी भाव समास में, जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, यथाशक्ति, इसी टाइप से रहेगा। यथासंभव, यथाशक्ति, प्रतिमास, प्रतिदिन, आजन्म, ये सब क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इस सब में क्या है अव्यय लगा है, जैसे जन्म में जोड़ दीजिएगा आ, तो क्या हो जाएगा आजन्म, तो ये क्या हो गया अव्यय, तो यही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जैसे मास में लगा दीजिएगा प्रति, तो क्या हो जाएगा प्रतिमास, तो यह भी क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो उम्मीद है अव्ययी भाव समास भी आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अव्ययी भाव समास के बाद है बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसे बोलेंगे, तो याद रखिएगा इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मतलब द्वंद्व समास में क्या था तो दोनों पद की प्रधानता थी, लेकिन बहुव्रीहि समास उसका उल्टा है, इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है, मतलब इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसका समस्त पद मिलकर मतलब किसी अन्य को इंडिकेट करता है, मतलब बहुव्रीहि समास का जो है दोनों पद मिल करके एक नए पद का मतलब क्या करता है बोध करता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जैसे देखिए चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर का मतलब क्या हो गया जो चंद्र है शेखर पर जिसके, चंद्र है शेखर पर जिसके मतलब क्या चंद्रमा है जिसके शिखर पर, शिखर का मतलब क्या होता है कपाल जिसको बोलते हैं सर सिर, मतलब चंद्रमा है जिसके सिर पे, तो किसके सिर पे चंद्रमा है बताइएगा आप लोग, तो चंद्रमा किसके सिर पे है तो ये है शिव जी के ऊपर, तो इसका अर्थ हो जाएगा शिव जी। तो यहाँ देखिए ना चंद्र का कुछ अर्थ निकला ना शिखर का कुछ अर्थ निकला, दोनों मिलके क्या बना दिए एक तीसरा शब्द का बोध करा रहा है, मतलब शिव जी को बता रहा है इंडिकेट कर रहा है, तो यही हो जाएगा बहुव्रीहि समास। उसके बाद है चतुरानन, चतुरानन का मतलब क्या हो गया जो चतुर आनन, मतलब 4 है आनंद जिसके, मतलब 4 है आनंद जिसके, आनंद का मतलब क्या होता है सर, तो जिसके 4 आनन है अर्थात कौन हो गए ब्रह्मा जी। उसके बाद है वीणा पानी, तो यहाँ वीणा का मतलब हो गया वीणा और इस पानी का मतलब होता है ग्रहण करना, मतलब जो वीणा ग्रहण किए हैं, मतलब वीणा है पानी में जिसके, इसका मतलब होता है जो वीणा ग्रहण किए हुए हैं, तो इससे तो आप लोग भली भांति जानते होंगे अर्थात हमारी सरस्वती माता। उसके बाद है नीलकंठ, नीलकंठ का मतलब होता है नील है कंठ जिसका, तो किसका कंठ नीला है तो मालूम होगा आप लोगों को जो शिव जी क्या किए थे एक बार पूरा विष पी गए थे जिसके कारण उसका कंठ क्या हो गया था नीला हो गया,
नीला हो गया था, तो उसे ही हम लोग नीलकंठ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ नीलकंठ का मतलब क्या हो गया, तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। उसी प्रकार होता है दशानन। उसी प्रकार क्या होता है दशानन। दशानन का मतलब हो गया 10 है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके। तो आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में दशानन का मतलब क्या होता है। तो दशानन भी क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद है जैसे वीणा पानी है, तो उसी प्रकार होता है चक्र पानी। इसी प्रकार क्या होता है चक्र पानी। तो चक्र पानी का मतलब क्या हो गया, तो चक्र है पानी में जिसके, मतलब अर्थात जो चक्र ग्रहण किए हुए हैं। तो इस दोनों का आप लोग बताइएगा, जो दशानन का मतलब क्या होता है और चक्र पानी का मतलब क्या होता है। और इस दोनों के बारे में याद रख लीजिएगा, जो कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार से मैंने समास के 6 जो भेद होता है उस सभी के बारे में बता दिया हूँ। अब चलते हैं हम लोग ट्रिक की ओर। तो देखिए ट्रिक मेरे पास कुछ विशेष है नहीं, बस मैं उसका शॉर्टकट बताने वाला हूँ। तो देखिए द्वंद्व का मतलब मैंने बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। द्वंद्व का मतलब बताया था जिसमें दोनों पद की प्रधानता समान हो और दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो वो हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे होता है माता पिता, क्या होता है माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, ये सभी क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। उसके बाद द्विगु, तो द्विगु में क्या बताया था मैंने, ये हो गया द्वि। द्वि का मतलब होता है दो, और दो क्या है, तो एक संख्या है। तो जब भी जिस समास का भी मतलब पहला पद क्या हो जाए, संख्यावाचक हो जाए, उसे हम लोग बोलेंगे द्विगु समास। जैसे हो गया त्रिलोकी, जैसे त्रिलोकी, पंचवटी, चौराहा, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब हो जाएगा द्विगु समास। उसके बाद अव्ययी भाव में मैंने बताया था, जो जिसमें अव्यय लगा हो। अव्यय का मतलब क्या हो गया, जैसे जन्म में लगा दीजिएगा आ, तो ये क्या हो जाएगा आ जन्म। उसके बाद दिन में लगा दीजिएगा प्रति, तो क्या हो जाएगा प्रतिदिन। तो ये सभी क्या हो जाएगा आ जन्म, प्रतिदिन, प्रतिमास, यथासंभव, यथाशक्ति, ये सब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। उसके बाद बहुव्रीहि में मैंने बताया था, जो इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और इसका समस्त पद मिलकर एक नया पद का बोध कराता है। जैसे अभी जस्ट मैंने पूछा है एग्जाम्पल में चक्र पानी, तो चक्र पानी का मतलब क्या हो गया, चक्र है पानी में जिसके, चक्र है पानी में जिसके मतलब क्या, अर्थात जो चक्र ग्रहण किए हुए हैं। तो मालूम होगा आप लोगों को, इसका मतलब होता है विष्णु जी। इसका मतलब क्या होता है विष्णु जी। तो ये भी क्या होता है बहुव्रीहि समास। उसके बाद तत्पुरुष में मैंने बताया था, जो इसमें क्या होता है, मेन बात क्या याद रखना था, जो तत्पुरुष में याद रखना था, जो इसका जो शब्द होता है उसमें क्या रहता है, तो कारक चिन्ह लगा रहता है। उसके बीच में क्या रहता है कारक चिन्ह, लेकिन उस कारक चिन्ह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब कारक चिन्ह हट जाता है। जैसे बोलेंगे रसोई घर, जैसे बोलेंगे रसोई घर, तो रसोई घर का मतलब क्या हो जाएगा, तो रसोई के लिए घर। तो यहाँ के लिए हटा हुआ है, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। रसोई घर के अलावा बोलेंगे, जैसे हम लोग मान लीजिए बोलेंगे हथकड़घ, क्या बोलेंगे हथकड़घा। हथकड़घा मतलब हाथ के लिए जो कड़घा होगा उसे हम लोग हथकड़घा। तो ये भी क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास, जिसमें बीच वाला कारक चिन्ह लोप हो जाता है और उसमें कारक रहता है समझिए बीच में, तो वही क्या होगा तत्पुरुष। और कर्मधारय में मैंने मेन बात क्या बताया था, जो इसमें विशेष से विशेषण होगा या उपमा उपमेय, मतलब तुलनात्मक रूप से बात होगा। जिस कभी भी समास में मतलब एक पद की तुलना दूसरे पद से किया जाता हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में मैंने उदाहरण बताया था चंद्रमुखी या चंद्रमुख। चंद्रमुख का मतलब क्या हो जाएगा, जो चंद्र के समान जिसका मुख हो। जैसे बोलेंगे चरण कमल, क्या बोलेंगे चरण कमल। चरण कमल का मतलब हो गया जिसका चरण हो कैसा, कमल की तरह। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा तुलना हो रहा है, तो ये सभी हो जाएगा कर्मधारय समास। तो उम्मीद है आप लोगों को समास के बारे में कंप्लीट जानकारी हो गया होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव मैं इसके बाद लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।